हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सॉरी, रोटेशन का। ठीक है, तो रोटेशन का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, दो पार्ट मैंने बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। ये अपना थर्ड पार्ट होगा आज। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? यदि दोनों पार्ट पीछे देख लिए होंगे तब ये पार्ट मतलब अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मतलब मैंने बोला था कि मोशन का मतलब लॉज ऑफ मोशन का वीडियो देख लेने के लिए आप लोगों को देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिएगा पहले उसको। ठीक है, क्योंकि इसमें उसी का यूज है, मतलब वही कंसेप्ट का यूज है। ठीक है, तो चलिए आज एक टॉपिक से पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक दिन हम लोग ने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास, दोनों में क्या अंतर है वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है, तो ये हिंदी में नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन पे आते हैं, शॉर्ट में कैसे जानेंगे इसको। ठीक है, देखिए, इफ ए बॉडी इज सपोर्टेड, ठीक है, ऑन अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहां पे उसको सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, सच दैट, वह पॉइंट ऐसा है कि सच दैट टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो, मतलब कि वह एक ऐसा पॉइंट की बात कर रहा है जहां पे जो ग्रेविटेशनल टॉर्क है, ग्रेविटेशनल टॉर्क का क्या मतलब है। ठीक है, टॉर्क के बारे में अभी हम लोग जाने नहीं है, अभी जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन मतलब क्या हुआ, उसका फील्ड के बारे में। ठीक है, या ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको और करके डिफिनेशन हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। क्या डिफिनेशन दे सकते हैं वो देखिए। देखिए, सेंटर ऑफ मास क्या था, मास से रिलेटेड था। ये जो है वेट से रिलेटेड था। ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इज द पॉइंट, यह एक ऐसा पॉइंट है एट विच, ठीक है, जिस पॉइंट पे द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना, बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। देखिए, वहां पे था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, किसमें, सेंटर ऑफ मास में। यहाँ वेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है वेट है। वेट मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन जी हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एम इंटू जी का वेट बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, एंड इसमें मोस्ट पॉइंट जो है उसको मैं लिख देता हूँ दूसरे पेन से, इसको जरूर याद रखें। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही लिख दे रहा हूँ, इट इज, ठीक है, इट डज, ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, ठीक है, फील्ड। इसका क्या मीनिंग हुआ, मैंने दो वर्ड लिखा ना, दोनों का क्या मीनिंग हुआ वो समझा देता हूँ। देखिए, मैंने पहले बोला कि टॉर्क वहाँ जीरो होना चाहिए, मतलब क्या, वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट को ढूंढिए जहाँ पे ना आप संतुलन बना सके। ठीक है, छड़ी वगैरह जैसे मैं बताया था नहीं वो। ठीक है, इसको समझाते हैं आपको कि ये क्या लिखा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट, ठीक है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, वेट की बात हो रही है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, वेट की बात हो रही है। मास किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होता, आप कहीं भी जाइए। ठीक है, लेकिन वेट चेंज होता है। क्यों, क्योंकि वेट को क्या लिखते हैं, एम इंटू जी, इसको क्या लिखते हैं हम, एम इंटू जी। तो जब यदि जी चेंज होगा, जी चेंज होगा तो ऑब्वियसली वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह डिपेंड करता है कहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड पे। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए एक नोट बता देता हूँ, नोट पे क्या है वो देख लीजिए।
सेंटर ऑफ मास शॉर्ट में एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी शॉर्ट में लिखा, ठीक है, इज सेम व्हेन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। कहाँ पे सेम रहेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इज सेम व्हेन द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इज देयर। मतलब जहाँ की बात हो रही है वहाँ की बात, मतलब जहाँ पे वो बोल रहे हैं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस कंडीशन में सेम होगा, तो उस कंडीशन में सेम होगा जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ पे वैरी नहीं करना चाहिए, मतलब तुरंत ज़्यादा तुरंत कम ऐसे नहीं होना चाहिए, तब जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। बस इसमें इतना ही अभी जानिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं टॉर्क के बारे में, ठीक है। टॉर्क क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। टॉर्क को हिंदी में भी टॉर्क बोलते हैं, तो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये टॉर्क देखिए क्या है, क्योंकि अभी हम लोग रोटेशन पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। टॉर्क ये किसके मतलब कैसा ये देता है वैल्यू, ये सिमिलर कैसा होता है ये समझिए कि ये फोर्स के बराबर होता है, फोर्स के जैसा, जो ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन में जो हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था उसी तरह ये टॉर्क होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे समझते हैं। पहले देखिए इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। टॉर्क, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, ठीक है, द एक्सिस, कोई भी एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको देखिए ऐसे लिखते हैं टाउ, ऐसे लिखते हैं टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, क्या लिखा मैंने, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको पता है जब क्रॉस रहता है तो साइन थीटा आता है, ठीक है। तो इसका मॉड इंटू दिसका मॉड इंटू साइन थीटा। और एक और बात बताया था मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, क्या आता है, यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर कैसा होता है, एफ और आर दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरली वो मैग्नीट्यूड पूछते हैं, तो इसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। जनरली यदि मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण के बारे में बात करेंगे जो हिंदी में बोलते हैं, टाउ बराबर एफ, देखिए जनरली एफ आर लिख देते हैं, लेकिन हमेशा आप याद ऐसे रखिए आर इंटू एफ। इससे क्या होना कि आप वेक्टर फॉर्म में भी लगाएंगे ना तो आपको याद रहेगा कि आर पहले देते हैं, क्योंकि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में ना एफ क्रॉस आर निकालिएगा, और ठीक है, आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर, तो दोनों माइनस साइन के साथ आता है, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी जब निकालिएगा तो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, मतलब इसमें क्या आ जाता है, माइनस साइन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें, प्रॉपर्टी मैंने लिखाया होगा शायद, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ देते हैं, ठीक है। ये आर जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, अभी सब चीज़ जानेंगे हम, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए तो जनरली जो माना गया है, जैसे कि अब देखिए ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज कुछ भी हो सकता है ना आर, तो जनरली याद रखिएगा, जनरली जो सब लोग मानते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग मान रहे हैं क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी का सुई जैसे नचता है वो दिशा, जनरली सी क्लॉक, ठीक है, वाइज रोटेशन, ठीक है, क्या लेना है उसको, नेगेटिव, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। और एंटी क्लॉक वाइज रहेगा, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, तो उसको क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। घड़ी की उल्टी दिशा में जो लेना है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो घड़ी की दिशा में लेगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी इतना याद रखें, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ हम यहाँ से ड्रॉ कैसे करते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको कि लिनियर में, यहाँ पे देखिए एक नोट, जब लिनियर था तो फोर्स बराबर क्या लिखते थे, जनरली जो आता था मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कब था,
जब नॉर्मली बॉडी खिसक के चल रहा है, मतलब कहीं स्लाइड कर रहा है, वहाँ की बात हो रही थी ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ रोटेट कर रहा है। रोटेट में क्या होता है कि ये टॉर्क बन जाता है, ठीक है, ये m मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बन जाता है, और ये a अल्फा बन जाता है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये याद रखिएगा कि टॉर्क बराबर ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और यदि मॉडिफाई कीजिए तो नेट लिख दीजिए, मतलब जितना नेट टॉर्क आएगा कहीं भी सिस्टम का वो I इंटू अल्फा के बराबर होगा। तो दो फॉर्मूला मैंने लिखा, ठीक है। इसको और उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। उसको क्या लिखा, आर एफ, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों बात वही है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें कि टॉर्क, नेट टॉर्क जो कहीं भी लगाएंगे I इंटू अल्फा के होगा। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे ना, सेंटर के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट, अभी बताऊंगा टॉर्क कैसे निकालते हैं। अभी बस इतना याद रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी पॉइंट के अबाउट लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने बताया था आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में, मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, एफ मतलब अल्फा इंटू आर। ये सब मैंने सर्कुलर मोशन में कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अभी बस इतना चीज़ों को याद रखें आप, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि वहाँ पे मोमेंटम होता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। वहाँ लिनियर मोमेंटम पढ़े होंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। जैसे लिनियर मोमेंटम होता है उसी तरह एंगुलर मोमेंटम होता है। ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा, बस इट इज़ डिनोटेड बाई, जो जरूरी है वो चीज़ देख लीजिए। एल किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। और फार्मूला पे डायरेक्ट आते हैं। फार्मूला देखिए, वहाँ पे मोमेंटम को क्या लिखते थे, वहाँ पे लिनियर मोमेंटम को, लिनियर मोमेंटम को देखिए, दोनों को कनेक्ट मैं कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। पी लिखते थे ना, मास आई इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी, यही लिखते हैं ना, पी बराबर एम इंटू वी। अब देखिए चूंकि बात आ रही है अब एंगुलर की, अब क्या आ रही है, एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो हो जाएगा वो एल लिखाता है, ठीक है। और ये मास जो हो जाएगा, मैंने बताया है जब रोटेट करने लगेगा तो ये आई में बदल जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। और ये जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बदल जाएगा। इतना समझ में आया। तो आई इंटू ओमेगा ये आप लिख सकते हैं, किसको, एंगुलर मोमेंटम को, हो गया। इसको और यदि ब्रेक करना चाहे तो देखिए, ये मैंने रिलेशन आपको बता दिया था। ये क्या होता है, इसको पहले लिख देता हूँ फिर लिख देता हूँ, उसके बारे में डिटेल बात करते हैं। ये क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। ये सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ये तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो ही गया, ये तो अभी एंगुलर मोमेंटम की बात ही हो रही है। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी में क्या था, v बराबर लिनियर वेलोसिटी बराबर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, यही रिलेशन था। तो आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बता दीजिए, ठीक है। v बराबर ओमेगा इंटू आर। अब आप यहाँ से चाहिए तो चेंज कर लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको देखिए हम क्या लिख रहे हैं, m, ठीक है, v इंटू आर। ऐसा क्यों लिखें ये बताइए। देखिए अभी हमने टॉर्क में क्या लिखा था, मोमेंट ऑफ फोर्स ना, तो एंगुलर मोमेंटम को क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम का मोमेंट निकाल दीजिए, ठीक है। वो क्या एंगुलर मोमेंटम दे देगा। जिस तरह फोर्स का मोमेंट निकालने से, मतलब उसमें आर से गुना करने से, डिस्टेंस से गुना करने से वो टॉर्क बन गया था, उसी तरह ये हो गया ये मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंट, ठीक है। लिनियर मोमेंटम ये है ना, उसका आर से गुना कीजिए, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंट मतलब ही होता है कोई भी चीज दिया रहे तो उसमें आर से गुना करना, ठीक है। इतना समझ गए, ये सब का यूज है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा एक चीज, नोट बताता हूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ में आई थॉट पढ़ाया होगा, ठीक है। न्यूटन
सेकेंड लॉ क्या था उनका? सेकेंड लॉ कि एफ जो होगा dp बाई dt के बराबर होगा, ठीक है। जो एफ जो होगा रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। ये p जो है लीनियर मोमेंटम होता है। तब तो इसको लिखते हैं d मास इंटू वेलोसिटी बाई dt। अब चूंकि मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो मास इंटू dv बाई dt लिखते थे, और इसी को क्या लिखते हैं आप लोग? एक्सेलरेशन। तब फाइनली ये बन के f बराबर ma आता है। एक्चुअली में सेकेंड लॉ ये है, मैंने बताया भी था, ये शॉर्ट में न्यूटन सेकेंड लॉ ये हो गया, ठीक है। उसी तरह अब आइए, ये लीनियर की बात हो रही थी, ये कब है? लीनियर के लिए, जब कोई स्लाइड कर रहा हो। अब हम एंगुलर की बात करेंगे तो f किस में ट्रांसफर हो जाता है? मैंने बताया कि जब हम एंगुलर की बात करेंगे, एंगुलर मतलब रोटेशन, ठीक है, की बात करेंगे तो ये टॉर्क में चेंज हो जाता है, टाउ में, ठीक है। और ये मोमेंट जो लीनियर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो जाता है, मतलब एल में, ठीक है। और dt ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको दोनों को कनेक्ट कीजिए, एग्जैक्ट रिजल्ट यही आए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ बात करते हैं, ठीक है। जो चीज़ आज हम लोग जानने वाले, बस इतना आपको पता चल गया, ये चीज़ हमको बताना था। अब हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो चीज़ सब देखिए, ठीक है। कंजर्वेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जैसे लीनियर मोमेंटम में भी बताया था ना, कोलिजन वगैरह में, तो वही बात यहाँ भी कर लेता हूँ, ठीक है। कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यदि समझ गए होंगे तो बस उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ये क्या होता है? बस एक ही लाइन लिखता हूँ, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। इसका क्या मतलब होगा? पहला लीनियर मोमेंटम दूसरा के बराबर होगा। बस इसी को याद रखिएगा, किसी एक चीज़ को नहीं देंगे, तीन चीज़ दे देंगे, बोलेंगे निकाल दो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखिए लीनियर में क्या था, हमेशा देखिए रोटेशनल को कुछ भी फॉर्मूला लाना हो नहीं पता है तो लीनियर का बस लिख दीजिए। देखिए लीनियर मतलब काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर था वो क्या था? हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब के ई रोटेशनल, आर लिखते हैं रोटेशनल के लिए, ठीक है, एल लिखे लीनियर के लिए। तो देखिए हाफ तो सेम ही रहेगा। अब देखिए m जो है हमेशा मैंने बोला किस में बदल जाता है? I में बदल जाता है। ये लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में बदल जाएगा, मतलब हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए एक फॉर्मूला याद है, यदि लीनियर वाला याद है आपका तो आप रोटेशनल वाला फॉर्मूला आराम से लिख दे रहे हैं, सारा में यही होगा, ठीक है, ठीक है। जब ये प्योर रोटेशनल की बात चल रही है तब। अब देखिए उस चीज़ों को हम लोग समझेंगे, वो देखिए जिस चीज़ के लिए हम लोग अभी जो पढ़े हैं वो सब का यूज एक मतलब अभी डेरिवेशन में करेंगे हम लोग, ठीक है। वही आपको याद रखना है, वो डायरेक्ट मतलब ना आपको वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक टॉर्क को याद रखना है, ठीक है, टॉर्क बराबर आएगा ही आएगा। देखिए अब हम एक टॉपिक बनाते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन विदाउट, ठीक है। ये देखिए ये वर्ड को याद रखिए, विदाउट, स्लीप नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है, विदाउट स्लीपिंग। स्लीप मतलब समझ ही रहे होंगे, चलते चलते स्कीडिंग जो हो जाता है, स्लीपिंग वही होता है, ठीक है। रोटेट नहीं किया, आगे मतलब बढ़ गया। ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, देखिए इंक्लाइंड प्लेन पे अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। ये टॉपिक आप समझे या नहीं समझे तो देखिए समझाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ फिगर, आप खुद समझ जाएंगे इस टॉपिक को जो मैंने अभी लिखा। क्या लिखा है वो देखिए, कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन ले लीजिए, तो मैं थोड़ा सा बड़ा प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है।
ये हो गया आपका एक इंक्लाइन प्लेन हो गया। एंगल मान लीजिए ये थीटा होगा, ठीक है। अब इस पे कोई रोल करने वाला चीज रखा हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग क्या लेते थे, याद होगा आपको, ऐसे करके स्लाइड करवाते थे, आराम से इस पे स्लाइड कर रहा है। लेकिन अभी अपन ये नहीं लेंगे, अब हम लोग इसको रोल कराने वाले, क्या रोल। तो ये देखिए एक ऐसा कुछ लेंगे, ठीक है। ये रोल कर रहा है, ठीक है। अब ये डिस्क है, रिंग है, ये सब बाद में, अभी बस मान लीजिए, ठीक है। इसका मास m है और रेडियस r है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए ये रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रोलिंग कर रहा है, ये नीचे जा रहा होगा ना, रोल रोल रोल, ठीक है। इसको आपको देखिए क्या क्या चीज दे देंगे और क्या पूछेंगे, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस दे देंगे, मतलब ये मान लीजिए s डिस्टेंस दे देंगे इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है। और वो बोलेंगे कि ये वस्तु यदि यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ से जा रहा है, ठीक है, पूरा हम यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बनाए हैं, एक जनरल पोजीशन पे लिए, ठीक है। ये A पॉइंट मान लीजिए और ये B पॉइंट मान लीजिए। वो बोलेंगे कि B पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी, A पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हुआ, क्योंकि B पॉइंट से तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो B पॉइंट पे तो 0 है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब बोलेगा कि A पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, A पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, A पॉइंट पे किस एक्सेलरेशन से आएगा, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन आएगा ना। तो बस वही सब चीज़ हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका कैलकुलेशन स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है ना, रोल कर रहा है। इतना तो सब चीज़ मतलब मैंने पढ़ा चुका है, फ्रिक्शन में भी पढ़ाया है कि mg जो होता है हमेशा नीचे की ओर लगता है, मतलब वो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो हॉरिजॉन्टल ये है, मतलब ये ऐसे लग रहा होगा, ये 90 डिग्री हमेशा, ठीक है। और देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, मतलब सॉरी, जहाँ पे बॉडी है उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये है ना, ये डायरेक्शन, ये सब चीज़ अच्छे से समझा चुका हूँ। यहाँ से क्रॉस करेगा ये, ठीक है। ये डायरेक्शन किसका होगा, नॉर्मल रिएक्शन का। इसको मैं R लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या, ये एंगल भी निकालना बताया था। ये एंगल कितना आता है, थीटा ही आता है। कैसे आता है वो सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको जब ब्रेक कीजिएगा mg को मतलब 2 डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, mg जिसके साथ एंगल रहता है उसको cos थीटा देते हैं और उसके 90 डिग्री को sin थीटा देते हैं। ये हो गया mg sin थीटा। इतना समझ में आया, तब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब चूंकि ये रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रोल कर रहा है। पहले हम लोग क्या लेते थे कि एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा है, लेकिन अब ये रोल कर रहा है। तो रोल कर रहा है तो देखिए उसका हम एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो अल्फा से यह रोल कर रहा है, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए, तब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन 2 लाइन का चीज़ है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले निकालेंगे कि किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक बनाते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन शॉर्ट में, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, बॉडी। कौन सा बॉडी, ये जो रोल कर रहा है वो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। मैंने क्या बताया था, टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा, जैसे F बराबर M इंटू A लिखते हैं लीनियर के केस में। ये हो गया आपको रोलिंग के केस में, रोटेशन के केस में, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा और क्या किया था, मॉडिफाई किया था कि नेट लिख दिया था, नेट, ठीक है, टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। अब हम लोग उसी का यूज यहाँ करेंगे। अब देखिए टॉर्क क्या होता है, मैं अब यहाँ सिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग देखिए मैंने बोला था ना कि किसी पॉइंट के अबाउट लिया जाता है कोई भी चीज़। अब पहले यहाँ समझ लीजिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई भी आप मान लीजिए एक लकड़ी को आप सर्किल में मूव करा रहे हैं, है ना। तो देखिए किस पॉइंट के अबाउट आप मूव करा रहे हैं, मतलब रोटेट करा रहे हैं। तो इस पॉइंट ना, मतलब एक फिक्स पॉइंट होगा, उसी के अबाउट आप यहाँ से इस लकड़ी को इधर सर्किल में मूव करा रहे हैं, मतलब रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह टॉर्क जो है वो एक पॉइंट को होना चाहिए, उसको फिक्स करना है कि किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, उसी के अबाउट ना I भी होना चाहिए। बस इतना आपको याद रखना चाहिए, यहीं पे मिस्टेक होता है, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए
नीचे जा रहा है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अभी निकालेंगे, पहले ये देखिए कि एफ, ये टॉर्क कैसे है। तो टॉर्क क्या होता है, एफ इंटू आर, अभी बताया ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखिए इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, तो यही तो है, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स ही तो नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रोटेट करके, यही ना। तो इसका मोमेंट यदि ले ले, तो मोमेंट मतलब क्या बोले कि डिस्टेंस जहाँ से आप निकाल रहे हैं, तो किस पॉइंट से निकाल रहे हैं, तो देखिए इस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं, कहाँ से, इस पॉइंट से, यहाँ से, ये जो कंटेक्ट में है ना, इस पॉइंट से, और इसका रेडियस कितना हमने ले लिया है, आर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप ही बता दीजिए। ये डिस्टेंस आर तो हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, इसको हम सी पॉइंट देते हैं। कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट के अबाउट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। टॉर्क निकाल रहे हैं कि इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट एम जी, ठीक है, एम जी इंटू आर, फोर्स इंटू क्या बोला मैंने, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू उसका डिस्टेंस जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हैं। फोर्स क्या है, एम जी, ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। एम जी साइन थीटा इंटू आर, आर क्या है, जो रेडियस है। आर जरूरी नहीं कि आर ही होगा, अभी आर है, हो सकता है यहाँ रहता तो 2 आर देते, चाहे कुछ भी, तो अभी आर ले रहे हैं। इतना समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आई, अब आई किसके अबाउट लेना होगा, आई सी के अबाउट लेना होगा। कहाँ, आई अब सी, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट आपने मोमेंट लिया है, मतलब ये जो टॉर्क निकाला है, उसी के अबाउट आपको आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इनटू अल्फा। अभी इतना लिख दिए, बस अभी आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताया था कि यदि रेडियस ऑफ गाइरेशन दिया रहे, हम मान लेते हैं यहाँ कि के रेडियस ऑफ गाइरेशन है। जब रेडियस ऑफ गाइरेशन दिया रहता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसके मास में के स्क्वायर से गुना कर देते हैं, वो दे देता है। तो आई सी पे है चाहे कहीं है अभी, तो वो एम के स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे अब एम इंटू के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गाइरेशन यदि दिया है तो, ठीक है। अभी देखिए लिखते हैं एम जी इंटू साइन थीटा इंटू आर बराबर एम इंटू के स्क्वायर। अब देखिए इसमें और लीनियर मोमेंटम में, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन बताए थे। क्या रिलेशन बताए थे, क्या रिलेशन बताए थे, आप ही बताइए। हम बताए थे कि ए बराबर होता है अल्फा इंटू आर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर ए बाई आर, अल्फा बराबर ए बाई आर। तो यहाँ लिख दीजिए अल्फा बराबर ए बाई आर। अब यही तो एक्सेलरेशन आपको निकालना था। अब इसको यदि सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये से ये कट गया, कटा या नहीं, ठीक है। और कुछ हमने मिस कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने और क्या मिस किया, देखिए आई सी, एक चीज और मिस किया है, उसको देख लेते हैं पहले। देखिए ये जो एम के है वो तो इस पॉइंट के अबाउट है ना, हमको यहाँ अबाउट निकालना है ना, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एम के प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना, इसके आईसी के अबाउट ना एम के दिया हुआ है, मतलब इसके सेंटर के अबाउट, इसी पॉइंट अलग है, इस सेंटर के अबाउट एम के स्क्वायर। तो उसमें क्या जोड़ना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने बताया था ना कि यहाँ दिया है, यहाँ का पूछ रहा है, तो जहाँ का पूछ रहा है वहाँ में पहले सेंटर का जोड़ दीजिए और उसके बीच के डिस्टेंस से स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए एम को। तो मतलब एम इंटू आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मतलब ये होगा आपका आईसी जो होगा, ये कंटेक्ट पॉइंट है, ये सेंटर नहीं है, ये कंटेक्ट पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कॉन्टेक्ट पॉइंट, पॉइंट सी। देखिए ये छूट रहा था, ठीक है। तो आइए इसको अब ठीक से लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पूरा। चलिए अब हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एम जी साइन थीटा इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में m कॉमन है, ये बड़ा छोटा से मतलब नहीं, सबका एक ही है, ठीक है। अभी m कॉमन है, ले लिए, ये हो गया k स्क्वायर और ये हो गया आपका r स्क्वायर। अब अल्फा को हमने a बाई आर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमको a का ही तो वैल्यू निकालना है, ये a का ही तो मान निकालना है, ठीक है।
तो इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, इस आर को हम पहले यहाँ भेजते हैं, इस आर को हम इधर भेजते हैं, तो यहाँ से ए आ जाएगा, देखिए एम जी साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना समझे? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हमें बनाना है, तो जितना चीज़ कट रहा है कट, एम जी से एम जी कट गया, सॉरी एम से एम कट गया। अब देखिए आर स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम देखिए नीचे और ऊपर आर स्क्वायर से यदि डिवाइड कर दिए, बस डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला आर स्क्वायर कट जाएगा और ये जो होगा इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, तो देखिए क्या आएगा, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही आएगा। तो यही एक्सेलरेशन होता है जो रोल करते रहता है, नीचे जाने का एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया है तो बोलिए, ठीक है। यदि नहीं आया हो फिर से वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि टॉर्क नेट जो होता है आई इंटू अल्फा के बराबर होता है, और ये आई जो लेना है, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क ले रहे हैं उसी के अबाउट आपको आई लेना है, बस इतना आपको याद रखना है। हमसे यहाँ क्या मिस्टेक हो रहा था, हमने सिर्फ आई सी मतलब ये जो हो गया एम के स्क्वायर सेंटर के अबाउट दिया, लेकिन हम लोग तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट ले रहे थे, तो ये वाला छोड़ रहे थे। पहला लैटिस थ्योरम लगाएं और ये आ गया, ठीक है। चलिए इसको सोल्व किया तो एक्सेलरेशन इतना आ गया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि नीचे आने पे वेलोसिटी कितना होगा, जो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, तो उसको देखिए कैसे निकालते हैं। जनरली क्वेश्चन हम लोग ने क्या यूज़ किया था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यही यूज़ किया था। अभी भी हम लोग यही यूज़ करेंगे, ठीक है, और लाएंगे वेलोसिटी ए पॉइंट पे। तो पहले वो बना लेते हैं। ये देखिए ये है, ये आपका पॉइंट ए था, ये बी पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ये हाइट आपका एच दिया हुआ था, एस सॉरी, और ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। तो यदि हम पूछ रहे कि ये परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा, मतलब ये लंब कितना होगा, तो आप लोग आराम से एच बराबर बता सकते हैं क्या, एस साइन थीटा, एस साइन थीटा, ये एस ये डिस्टेंस कर्व है, ठीक है। जब आप निकाल के देखिएगा तो यही आएगा एस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। अब हमको फाइनल वेलोसिटी ए पॉइंट का चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट पे है, और ये डिस्टेंस कितना ये कवर किया है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, खत्म। वी ए स्क्वायर, वी ए को लिख सकते हैं 2a इंटू एस। अब एक्सेलरेशन आपको पता है क्या है, ये जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, उसको लिखिए। देखिए आपको बहुत प्यारा सा रिजल्ट मिलेगा, 2 जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एस, ठीक है। अब देखिए हम इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको देखिए ये कर देते हैं, ये जो टर्म आ रहा है इसको ना हम लोग एच लिख सकते हैं, एस इंटू साइन थीटा, तो इसको हम लिख देते हैं। तो दोनों में से किसी को याद रखें, आपका काम हो जाएगा। 2 जी परपेंडिकुलर हाइट बाई क्या हो रहा है, बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना अभी समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने ये बताया था एक रिंग है, ठीक है, इसका मास m और r है, ठीक है। ये डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क ले रहा हूँ, ये भरा हुआ है, ये क्या है, डिस्क है, इसका मास r और रेडियस सॉरी मास m और रेडियस r है, ठीक है। तो अब देखिए आपको दोनों में एक रिलेशन है, मतलब एक चीज़ बहुत फैक्ट बताने वाला हूँ, वो देखिए। इसका i बताइए पहले क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका होता है i 1/2 mr स्क्वायर। ये अंडरस्टूड है कि अभी हम सेंटर के अबाउट ही पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम जनरल यदि पूछा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ गाइरेशन के फॉर्म में m k स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं m k स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा फ़ायदा कि ये m से m कट गया और यहाँ से k बराबर r आ जाता है,
मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस ऑफ रिंग सेम ही होगा। किस केस में? रिंग के केस में, जो इसमें दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए m से m तो कट गया, लेकिन देखिए जब यहाँ से रूट हटेगा तो इधर जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, r/√2। रेडियस ऑफ गायरेशन √2 टाइम कम जा रहा है, ठीक है। किस केस में? डिस्क के केस में। बस इतना भी याद रखें। तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा हुआ? रिंग का। ये के किसका ज़्यादा हुआ? वो बोलेगा रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग ज़्यादा होता है या रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क ज़्यादा होता है। तो आप बोलेंगे किस क्या होता है ज़्यादा? रिंग। तो के ऑफ रिंग, अभी बस इस चीज़ को समझे, ज़्यादा होता है के ऑफ डिस्क से। इतना समझ गए? के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए इसका यहाँ पे यूज आएगा कैसे। यदि आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ से हम लोग, देखिए यहाँ पे मास कहीं दिख रहा है, पहले ये चीज़ को देखिए, मास नहीं है कहीं, तो मास से इंडिपेंडेंट होता है। जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगा वो मास से इंडिपेंडेंट, ठीक है। इतना पहले कंफर्म हो गया। अब देखिए ये हाइट दोनों के लिए फिक्स होगा, अभी जो बता रहा हूँ उसको समझिए। जी सेम होगा, आर नीचे वाला आर भी सेम है, के पर बस डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? के पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी। यदि वेरिएबल कुछ है तो के है। रिंग के लिए के आर हो जाएगा, रिंग के लिए डिस्क के लिए के r/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक सिचुएशन देगा कि इस पॉइंट से ना हम एक रिंग को, और यहीं से एक और ऐसा ही बना लीजिए, एकदम सेम है, ठीक है। ये देखने में कुछ भी लगे लेकिन मानिए सेम है। ये डिस्क है और ये रिंग है, ठीक है। दोनों का s है, ये डिस्टेंस s ही है। तो बोलेगा कि बताओ कौन, किसका वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा? b पॉइंट पे, सॉरी a पॉइंट पे, क्योंकि b से तो स्टार्ट ही हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। तो तुक्का मारेंगे तो भी चल जाएगा कि हाँ ये मतलब रिंग है इसीलिए इसका वेलोसिटी कम जाएगा वगैरह, तो लग गया तो ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली में कैसे पता चलेगा। h दोनों के लिए सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, r सेम है, कोई दिक्कत नहीं। k देखिए, k किसके लिए? k और देखिए k और v में कैसा रिलेशन है, बस इतना आप जानिए। सबको यदि हटा दीजिएगा तो k और v में कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है, k²। सबको अभी नेग्लेक्ट कर दे और इसको हटाइएगा तो ऐसा आएगा, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा कब? जब k कमेगा। तो देखिए किस केस में k ज़्यादा है, तो रिंग के लिए k कितना होता है? r होता है, लेकिन डिस्क के लिए k कितना होता है? r/√2। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ डिस्क ज़्यादा होगा, किससे? वेलोसिटी ऑफ रिंग से। इतना समझे या नहीं? ठीक है। तो आप तुक्का क्या मार रहे थे कि रिंग पहले पहुंचेगा, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी से पहुंचेगा, चाहे आप इसका मारे होंगे कुछ भी, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा। किससे? हमको इससे पता चल गया, ठीक है। चलिए इसी तरह हम एक और जस्ट लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। टाइम के बारे में बात करेंगे। हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, टाइम पढ़ लेते हैं। क्या था? ऐसा कुछ था ना, ये s वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे हमने कोई भी एक m मास का वस्तु माना है, ठीक है। ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये थीटा है, ठीक है। और ये हाइट आपको अब निकाल दिया था मैंने ना, क्या होता है? s इंटू साइन थीटा। अब बोलेगा कि a पॉइंट पे, ta पॉइंट पे टाइम कितना लगेगा आने में, बता दो। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, बस जनरल इक्वेशन आपको याद है ना, उसी को यूज़ कीजिए। क्या है? s बराबर आपको पता है ut प्लस हाफ at² होता है। इसको और अच्छे से लिखिएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये b पॉइंट का वेलोसिटी है। शुरू में तो वेलोसिटी 0 था, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? s लिख दीजिए। एक्सेलरेशन आपको पता है ऊपर निकाले थे, और ये t a पॉइंट पे निकालना है, यही तो निकालना है आपको। अब इसी को सोल्व कर दीजिएगा तो ta का वैल्यू क्या आ जाएगा? आप देखिए यहाँ से ta जब सोल्व कीजिएगा तो 2s/a का रूट हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, किसका? a का। तो वैल्यू पुट कीजिए तो देखिए क्या था? g साइन थीटा
अब देखिए जो वैल्यू नीचे अभी लिखाएगा हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि वो ऊपर ही चला जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही होगा। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं, ठीक है। टी ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2s इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बटा जी साइन थीटा। अब यहां से भी एक चीज प्रूफ हो जाएगा। क्या अभी हमने क्या पढ़ा था कि डिस्क का वेलोसिटी ज्यादा होगा, मतलब वो कम टाइम लेगा ना आने में। कैसे, वेलोसिटी ज्यादा है कोई भी चीज का तो जल्दी पहुंच जाएगा ना कोई पॉइंट पे। तो यहां से भी तो क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे टी और के में क्या रिलेशन है, टी और के में कैसा रिलेशन है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबको यदि निगलेक्ट कर दिया जाए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, मीन्स जिसका के ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ गाइरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो रिंग का आप देखे थे के ऑफ रिंग और डिस्क ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मली यही चीज़ यूज होता है, दोनों ए होता है और के ऑफ डिस्क जो होता है r/√2 होता है। तो ये जो इसका वैल्यू भी लिख देते हैं, देखिए क्या आएगा 707, ठीक है, ऐसा ही आता है कुछ इंटू आर। देखिए एक से कम है ना, मतलब वैल्यू कम है तो टी भी कम लगेगा, मतलब जो डिस्क है वो कम टाइम लेगा बॉटम तक पहुंचने में विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रिंग के। कितना समझ गए, बस यही समझना था आपको। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। फ्रैक्शन वगैरह भी पार्ट है लेकिन वो चीज़ आपको नहीं दिया हुआ है ये सब पढ़ने के लिए। इतना समझ गए हैं। टॉर्क निकालना मैंने बता ही दिया, ठीक है। कोई भी देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ और अच्छे से, क्योंकि टॉर्क ही मेन चीज़ है जिससे ये सब ड्राइव किया ना। एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ सारा रिलेशन, ताकि आपको बार बार ऊपर नीचे करके देखना नहीं पड़े। ये देखिए थीटा था, ये एस था, अपन इस बार ना यहीं पे बनाएंगे। ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसका मास आर है और रेडियस, सॉरी मास एम है, रेडियस आर है, और ये ए पॉइंट तक जाना है, ठीक है। ये डिस्टेंस एच आप निकाल ही चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से आएगा, तो हमको पता है जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के क्या है, रेडियस ऑफ गाइरेशन है, आर जो है ये डिस्क या रिंग जो भी दिया हुआ है उसका रेडियस है। एक्सेलरेशन पता चल गया। वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, रूट अंडर 2gh बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और h को आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं एस साइन थीटा लिख के, तो इतना बड़ा लिखने के लिए मैं शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट बचा टाइम। टाइम कितना लगेगा वो देख लीजिए। टाइम जो होगा वो लग जाएगा आपका रूट अंडर 2s 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई जी साइन थीटा। ये सब रूट के अंदर ही है, तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। आप कोई भी रोटेशन का क्वेश्चन इस पॉइंट के अबाउट बना देंगे, ठीक है। कोई भी इंक्लाइन प्लेन पे देगा, डायरेक्ट पुट कीजिए रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट। चलिए अब हम लोग टॉर्क के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, टॉर्क मैंने क्या बोला कि किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं एक ले लेता हूँ, जैसे कि अभी जस्ट एक समझाने के लिए, ठीक है। एक ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे देखिए बहुत सारा मैं फोर्स लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे F1 लग रहा होगा, यहाँ पे F2 लग रहा होगा, यहाँ पे F3 लग रहा होगा, ठीक है। और हमको इस पॉइंट के अबाउट कोई भी एक पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट के बाद ना टॉर्क निकालना है। मैं डिस्टेंस दे दिया ये R1, ये डिस्टेंस दे दिया मैं R2, और ये डिस्टेंस दे दिया मैं R3, ठीक है। कभी कभी नहीं देता है तो आपको डिस्टेंस भी निकालना पड़ता है, मैं अभी नॉर्मल समझा रहा हूँ। तो आपको बोलेगा कि टॉर्क अबाउट ए निकालो, बोलेगा टॉर्क अबाउट ए निकालो। टॉर्क अबाउट ए मतलब होता है कि ए के अबाउट जितना भी फोर्सेस है ना उसको वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुना करते जाइए और ऐड करते जाइए, देखिए जितना आया वही हो गया टॉर्क। वही इसको या तो देखिए टॉर्क मतलब क्या हुआ कि ये किधर मूव करेगा, ए पॉइंट के अबाउट। बताइए नीचे दो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए दोनों का सम ऊपर वाले फोर्स से कम हुआ तो नीचे आ जाएगा ना। ऊपर वाला मान लीजिए कि 5 है और 2 है तो 7 हुआ, और ऊपर वाला 10 है तो कितना हुआ 7, और ऊपर 10 लग रहा है तो नीचे 3 से आएगा ना,
टॉर्क देखिए किधर जाएगा, नीचे की ओर जा रहा है। बस वही चीज़ निकाल देना है कि R1 F1 प्लस R2 F2 R3 F3, ऐसे ही जब भी दिया रहे तो निकालिए, ठीक है। और सबसे इजी याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वही शॉर्टेस्ट होता है। टॉर्क यहीं तक है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। एक आध बार और आप ट्राई कीजिएगा। बाकी मैंने रोटेशन में लगभग सारे चीज़ पढ़ा चुका हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। अभी कुछ चीज़ें बच गई है तो वो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो लिखा नहीं है आपके टॉपिक में। तो यहीं पे आज क्लास रोकते हैं, कल से एक नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।